हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव सृजन आईएएस एकेडमी लंका वाराणसी से एक बार पुनः ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज आपको मुगल डायनेस्टी, मुगल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चंस की शुरुआत की जाएगी। जैसा कि आप पिछले सेशंस में देख लिए होंगे, पिछले सीरीज में, पिछले वीडियोस में दिल्ली सल्तनत आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब उसके आगे हम लोग मुगल साम्राज्य की चर्चा करेंगे। हल्का सा आप जान लें कि मिडवल हिस्ट्री में जो तीन बड़े चैप्टर्स है, प्री मिडवल, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। तो जब दिल्ली सल्तनत का अंत होता है सैयद और लोधियों के बाद, तो भारत में एक नई सत्ता आती है। मुस्लिम सत्ता ही है लेकिन नई तरह के लोग आते हैं और वो मुगल थे। बाबर इसका संस्थापक था, जिसने 1526 में दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को परास्त किया था। और यहां से फिर एक नया राजवंश जो कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक मिडवल में पढ़ते हम लोग हैं। और फिर औरंगजेब के बाद जो औरंगजेब के तीन लड़के थे, मुअज्जम, आजम और काम बख्श, तो मुअज्जम जिसको बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम भी कहते हैं, वहां से लेकर बहादुर शाह द्वितीय, जफर जिसको कहते हैं, 1857 तक, फिर वो मॉडर्न में चला जाता है। तो हम लोग अभी मिडवल में बाबर से लेकर औरंगजेब तक के समय के तीन चार सेट्स में, आपका तीन चार सेशन में पहले पॉलिटिकल एक भाग में देख लिया जाएगा, बाबर से लेकर अकबर तक, फिर जहांगीर से लेकर औरंगजेब तक, उसके बाद थर्ड सेट में प्रशासन और फोर्थ सेट में साहित्य और स्थापत्य वगैरह, संगीत वगैरह, चित्रकला वगैरह। तो चार पांच सेट में आपके तो सब क्वेश्चंस लग जाएंगे। बस ध्यान क्या रखना है कि डिटेल में क्वेश्चंस लगाना है, एक्सप्लेनेशन के साथ लगाना है, ताकि न केवल वो क्वेश्चन कवर हो बल्कि अगर उसके आसपास के दूसरे क्वेश्चंस भी आए तो उसका आपको लाभ हो। तो बिना समय गवाए लोग तुरंत शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, बाबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हमेशा हम कहते हैं कि जब ढेर सारे स्टेटमेंट्स होंगे तो निश्चित तौर पर उसमें या तो ये होगा कि इनमें से कौन सा सही है, सही कथनों का कूट है, या गलत है। तो हम सबसे पहले नीचे आ जाइए, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला पॉइंट इसको पहले दिमाग बना लीजिए कि हमको सही को ढूंढना है, क्योंकि पहली गलती की संभावना यहीं से शुरू हो जाती है। कभी कभी कौन सा गलत कथनों का है हम सही मारकर चले जाते हैं, कभी कभी सही का पूछता है तो गलत वाला मार के चले जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये पकड़ में आ गया। अब स्टेटमेंट्स को देखा जाए, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी, उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी व मेवाड़ का सासा राणा सांगा शामिल थे। सही है ये आपका। जैसा कि आप बता भी थे, हम जब लोधियों की सत्ता यहां पर थी और लगभग राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत कमजोर हो चुके थे अब दिल्ली सल्तनत के शासक, तो ऐसी स्थिति में सभी अपने अपने स्वार्थ में थे, सभी को एक मौके की तलाश थी। और इन्हीं वजहों से, जैसे राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया, बिल्कुल सही है, लेकिन ये जानना आपको जरूरी है कि क्या कोई गद्दारी के तहत या कुछ और था। तो सबके अपने अपने स्वार्थ थे। दौलत खान लोधी का भी, जो पंजाब का सूबेदार था, उसका भी अपना स्वार्थ था, राणा सांगा का भी अपना स्वार्थ था। राणा सांगा को ऐसा लगता था कि अगर कोई विदेशी आक्रमणकारी इस समय अटैक करता है और लूटपाट किया और चला गया तो दिल्ली सल्तनत और कमजोर हो जाएगी और फिर कहीं ना कहीं उनको अपने खोए हुए सत्ता साम्राज्य को हासिल करने का मौका मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन वजहों से, हालांकि इससे उलट हो गया और पानीपत जीतने के पश्चात बाबर ने, जैसा कि अपनी आत्मकथा में लिखा भी है, कि अब काबुल की गरीबी हमारे लिए नहीं है। बाबर ने निश्चय कर लिया कि हम वापस नहीं जाएंगे उस काबुल जैसे गरीब देश में, हमको भारत में ही रहना है। ऐसा सोचकर वो नहीं आया था, जैसा कि उसके स्टेटमेंट्स और भी तथ्यों से जानकारी मिलती है। खुद उसके सैनिकों ने भारत रुकने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। तब उसके बाद बाबर ने कई ऐसे नाटकीय कार्य किए, जैसे उसने जिहाद, धर्मयुद्ध का नारा दिया, तमगा नामक एक कर समाप्त कर दिया, मतलब धार्मिक रूप से अपने सैनिकों में जोश भरा। फिर लोग जब तैयार हुए तब आगे जाकर के खनवा, फिर उसके बाद फिर चंदेरी या फिर घाघरा जैसे युद्ध हुए। तो पहले तो उसके सैनिकों ने भी मना कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल सही है, बहुत से लोगों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए, और बाबर के भारत पे आने के पीछे अगर जब हम लोग पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से कारक थे, तो उनमें एक कारक ये भी है कि बहुत से लोगों ने बाबर को भारत पर आक्रमण हेतु आमंत्रित किया था। उसके बाद और भी कारक है, उसको भी जान जाया जाए। जैसे बाबर जो था, भारत की धन संपत्ति के बारे में सुन रखा था, भारत सोने की चिड़िया। बाबर अपने पूर्वजों से प्रेरित था, इंस्पायर्ड था, क्योंकि उसके पिता पक्ष से वो तैमूर का, माता पक्ष से वो चंगेज खां का वंशज था। अब तैमूर ने भी और चंगेज खान ने भी, अब आप पेंशन, सॉरी, दिल्ली सल्तनत आप जब लगाए होंगे
और थोड़ा सा भी अगर ठीक से प्रैक्टिस की होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि तैमूर ने कब आक्रमण किया था। चंगेज खां पहला मंगोल आक्रमणकारी था। हालांकि आक्रमण तो नहीं हुआ था, लेकिन मंगोल खतरा उत्पन्न हुआ था 1221 ईस्वी में। ध्यान होगा इल्तुतमिश के समय में, जब मंगबरनी का पीछा करता हुआ। तो माता पक्ष से वो चंगेज खां का, पिता पक्ष से तैमूर ने 1397 में तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन समय में आक्रमण किया था। तो ऐसे वो तो दिल्ली तक आया भी था। तो ऐसी स्थिति में बाबर माता पिता पक्ष से ऐसे लोगों का वंशज था जिन्होंने पीछे आक्रमण किए हुए थे, उनसे प्रेरित था, यहाँ की धन संपत्ति से प्रेरित था, यहाँ बहुत से लोगों ने उसको आमंत्रित कर दिया। उसके बाद फिर भारत की राजनीतिक स्थिति ऐसी थी। अब चूंकि बाबर, सबसे बड़ा बात कारण तो यह है कि बाबर मध्य फरगना में बार बार असफल हो रहा था उज्बेकों की वजह से, तो उसको ऑप्शन की तलाश थी। और भारत इस समय राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर था। तो ऐसी स्थिति में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, और शायद पहले शुरुआती उद्देश्य उसका यही था कि आक्रमण करके वापस चला जाना है, लेकिन आने के बाद उसने न जाने का फैसला ले लिया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। बाबर ने अपनी डायरी में भारत की वनस्पतियों, प्राणी जगत, ऋतुओं, फलों का, बिल्कुल सही बात है, बाबर ने अपनी डायरी में। उसके बाद तीसरा है मुबैयान पद शैली की जन्मदाता बाबर ने। मुबैयान एक मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। ये भी सही है। इसका मतलब तीनों सही है, तो आंसर तो आपका हो गया बी, 1, 2 और 3। अब आत्मकथा से रिलेटेड में भी आगे मिल जाए, फिर भी हम बता देते हैं, मान लीजिए आगे नहीं आया तो। देखिए, अक्सर थोड़ा सा बहुत बारीक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने फारसी में अपनी आत्मकथा लिखी? तो बाबर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी, और जहांगीर ने भी तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी, जिसको मोहम्मद खान ने पूरा किया था। तो बाबर की आत्मकथा तुर्की में थी, ये ध्यान रखना है। आप अलर्ट रहिएगा यहाँ पर कि बाबर की जो आत्मकथा है वो बिल्कुल सही है, तुर्की भाषा में लिखा था उसने। सॉरी, व्हाइट में देखा जाए, तुर्की भाषा में लिखा था, बिल्कुल सही है। और जहांगीर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो फारसी भाषा में लिखा हुआ था। और बाद में हालांकि बाबर की आत्मकथा का अनुवाद हुआ। आपको हम एक यहाँ पे थोड़ा सा जगह एक हम कोड बता देते हैं, बहुत आसान हो जाएगा आपको याद करना। बाबर की जो ये आत्मकथा थी तुर्की में, इसका फारसी में अनुवाद हुआ था। और फारसी में आप याद कर लीजिए कोड एपीजे, एपीजे कलाम साहब है ना, आप एपीजे याद कर लीजिए। अब्दुल रहीम खाने खाना, थोड़ा सा स्पेस नहीं है, आप ऐसे जान लीजिए, एपीजे दिमाग में रखिए। अब्दुल रहीम खाने खाना, पायंदा खां और जेतुद्दीन, इन लोगों ने तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। पूछता है खूब, ध्यान रखना है। अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ था, और वो अनुवाद हुआ था लीडेन, इर्स्किन और बेवरिज ने इसका अनुवाद किया था। बेल याद कर सकते हैं इसमें भी, कोड अगर बनाना चाहें तो आप अंग्रेजी में या यूरोपीय भाषा में। बेवरिज, इर्स्किन, बिल कर लीजिए, और लीडेन, तो ये 2 कोड याद कर लीजिए, आपको आसानी रहेगी। खूब पूछता भी है कि बाबर की आत्मकथा किस भाषा में थी, पहला चीज। उसका फारसी में किन किन लोगों ने अनुवाद किया, दूसरी चीज। उसका अंग्रेजी में किन किन लोगों ने अनुवाद किया, तो फारसी का एपीजे याद कर लीजिए, और इसका बीआईएल, इर्स्किन है, अगर इससे लिखेंगे तो बीईएल हो जाएगा, आई से लिख रहे तो ये आपका हो गया। इसमें और भी बहुत चीजें आप जान गए, हमको लगता है बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न 4 महत्वपूर्ण युद्ध में भारत में अलग अलग क्षेत्रों में लड़े गए, इन युद्धों का सही क्रम है। पहला युद्ध चौसा कब हुआ था? 1539 में, हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था चौसा का युद्ध 1539 में। वो 2 युद्ध जिसके बाद हुमायूं के हाथ से सत्ता चली गई थी, चौसा और कन्नौजिया बिलग्राम का युद्ध 1540 में। हालांकि चौसा के युद्ध के पश्चात हुमायूं अपने घोड़े सहित नदी में कूद गया था। चौसा बक्सर में आपका कर्मनासा नदी के किनारे है, तो कर्मनासा भी पूछता, आपसे ध्यान रखिएगा। अपने घोड़े सहित कूद गया था, बाद में एक निजाम नामक नाविक ने उसको बचाया था, और उसी ने, जिसको कि हुमायूं ने एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह भी बनाया था, और जिसने चमड़े के सिक्के भी जारी करने के आदेश दिए थे। तो चौसा 1539 हो गया, जानना है लेकिन आपको चौसा का युद्ध कब किससे हुआ था, तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में। उसके बाद है धर्मत का युद्ध, ये थोड़ा सा आगे का हो गया। फर्स्ट फेज में, पहले वाले आपके इसमें हम आपको बाबर, हुमायूं और अकबर तक जाना चाहते थे, लेकिन जो धर्मत का युद्ध है, एक्चुअली में शाहजहां के समय में सत्ता प्राप्ति को लेकर उसके पुत्रों के बीच में, 4 पुत्र उसके जो थे, दारा शिको, शुजा, मुराद और औरंगजेब,
इनके बीच में सत्ता को लेकर एक संघर्ष हुआ था जिसको उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। और उसमें 5 लड़ाइयां लड़ी गई थी, बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और खजवा का युद्ध और देवराई का युद्ध। ठीक, तो वही धर्मत है, दूसरे सेकंड वाला है। तो ये उस समय की बात हो गई। थोड़ा सा ये किसमें, शाहजहां के समय वाली बात आ गई, वो उस दौर की बात हो गई। ये आपका जब औरंगजेब शासक बन रहा है 57-58 के आसपास की बात हो जाएगी। ये औरंगजेब सब 1657-58 के आसपास की बात हो जाएगी। फिर उसके बाद हल्दी घाटी, ये ठीक है अकबर के समय का है, ये 1576 में है। ये किससे हुआ था, तो ये मेवाड़ के महाराणा प्रताप से। आप जानते होंगे कि अकबर ने अपनी एक राजपूत नीति घोषित की थी और विभिन्न राजपूत या अधिकांश राजपूतों ने उसकी अधीनता को स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार नहीं किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित भी हुए थे, लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं किया था। ये 1576 में। तो चौसा ये हुमायूं और वर्ष शेरशाह, हल्दी घाटी लिख ही देते हैं, कम से कम आपको जानना चाहिए। अभी वो शेरशाह क्या है, उसका नाम शेर खां रहेगा। अभी वही शेरशाह इसको हम लोग कह रहे हैं। धर्मत हमने बता ही दिया, ये मुगल शाही सेना और औरंगजेब के बीच ये युद्ध हुआ था। सॉरी, बहादुरपुर का युद्ध हुआ था पहले शुजा से, ठीक है, औरंगजेब से ही हुआ था। शाही सेना मतदारा शिकों की सेना और औरंगजेब के बीच में। फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ था जिसमें आगरा में औरंगजेब को सत्ता भी मिल गई थी। इसमें मुराद ने भी औरंगजेब का साथ दिया था। अभी नहीं छोड़ दिया जाए, बस यही जाना जाए तब की बात है। हम लोग अभी पहले वाले फेज की बात कर ले। हल्दी घाटी वर्सेस, ये हो गया अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। कभी कभी यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा है कि अकबर का मतलब अकबर नहीं, अकबर की तरफ से मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था हल्दी घाटी के युद्ध में, तो वो थे मान सिंह और आसफ खां। थोड़ा सा और डेप्थ में चले जाए क्योंकि फेमस युद्ध है, थोड़ा सा अंदर जाना चाहिए हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर के। तो उधर तो महाराणा प्रताप है मेवाड़ के, कछवाड़ा जो राजपूत जो है। तो इस हिसाब से देखा जाए। और खनवा का युद्ध अभी हमने बताया था कि बाबर के समय में, पहले आपका पानीपत 1526, फिर खनवा 27, फिर चंदेरी 28, फिर घाघरा 1529, 30 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो आपका ये हो गया 1527। वही किससे, जिसने बाबर को भारत में आमंत्रित किया था, राणा सांगा। राणा सांगा ने सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। तो उसकी सोच ये थी कि हाँ बाबर लूटपाट करके चला जाएगा, शायद भारत की सत्ता उसको, दिल्ली की सत्ता उसको मिल जाएगी, लेकिन उल्टा हो गया, बाबर यहीं रह गया और अगले साल उसने उसको परास्त कर दिया। इसीलिए खनवा के युद्ध में केवल राणा सांगा या हिंदू शासक नहीं थे, हिंदू और मुस्लिम बहुत शासक भी इसमें शामिल हुए थे। इसलिए कहा जाता है खनवा का युद्ध एक भारतीयों का विदेशियों के खिलाफ युद्ध था, न कि हिंदुओं का मुसलमानों के खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं था, बहुत से मुस्लिम शासकों ने भी भारत राणा सांगा को सहयोग किया था उस समय, लेकिन खैर असफलता मिली। तो ये इतनी बात हो गई। अब इसको देखा जाए, अकरम पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपका 1527, फिर 39, फिर 76, फिर 57-58। तो हो जाएगा आपका 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, ये आपका आंसर हो गया। तो हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लिखे भैया किसने 1579 ईस्वी में महजर की घोषणा, नहीं सॉरी, महजर को तैयार किया था। महजर एक बहुत इंपॉर्टेंट है अकबर के समय की घटना, और महजर क्या है थोड़ा सा भी जानना चाहिए आपको। तो 1579 में, सही है, शेख मुबारक ने महजर का ड्राफ्ट तैयार किया था, शायद वही पूछा भी है कि प्रारूप। तो शेख मुबारक, पहले तो हम लोग आंसर लगा लिया जाए, फिर हम उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो शेख मुबारक इसका आंसर हो गया। और इसको जारी करने की जो प्रेरणा दिया था, इस महजर को जारी करने की प्रेरणा वो किसने दिया था, शेख मुबारक ने। शेख मुबारक और इसके पुत्र में कौन कौन, अबुल फजल और फैजी। अबुल फजल जिसको अपने पुत्र को समझाने के लिए अकबर ने भेजा था, जब सलीम ने विद्रोह किया था जहांगीर ने, तो इसकी हत्या कर दी थी वीर सिंह बुंदेला ने, सलीम नहीं करवाया था। ये वही अबुल फजल है।
तो शेख मुबारक ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था और इसको जारी करने की प्रेरणा किसने दिया था? अबुल फजल और फैजी ने। लेकिन बड़ी चीज है कि महजर था क्या, जानना चाहिए। महजर, अकबर धार्मिक रूप से उदार था। 1575 में इबादत खाना, 1578 में धर्म संसद, 1579 में महजर की घोषणा। महजर की घोषणा बहुत सटीक लाइन में आप समझ जाइए। पहले तो जब कभी क्वेश्चन आएगा तो क्या लाइन रहेगा ऑप्शन में, पहले वो जान जाइए। लाइन क्या रहेगा? विरोधी धार्मिक व्याख्याओं में से किसी एक को चुनने का अधिकार। अगर ये सुनने में कठिन लग रहा है, इसको सरल शब्दों में समझा जाए। अकबर ने कहा कि अगर एक्चुअली में धार्मिक व्याख्या का काम तो बादशाह का था ही नहीं, तो अकबर कहता है कि जो उलेमा अगर मौलवी लोग अगर किसी धार्मिक व्याख्या पर लेकर के उनमें आपस में विवाद है, इसके पीछे भी चूंकि पृष्ठभूमि थी। अकबर ने 1575 में जब इबादत खाना का निर्माण कराया था प्रार्थना भवन का फतेहपुर सीकरी में, तो वहां पे मुस्लिम विद्वानों को बुलाता था वहां पे, लेकिन लोग आपस में भिड़ जाया करते थे विभिन्न मुद्दों पर। तो अकबर ने ये कहा कि अगर किसी धार्मिक मामलों पर अगर अलग अलग विद्वान, अलग अलग मतलब मौलवी लोग जो उलेमा लोग हैं, अलग अलग तरह की व्याख्या करेंगे, तो उनमें से किसी एक को क्या सही है वो कौन तय करेगा? तो अकबर ने कहा कि अगर इस तरह से कंट्राडिक्शन बन गया अगर कुछ, तो उसमें से कौन सही है, क्या सही होगा, क्या होना चाहिए, वो हम तय करेंगे। इसका मतलब विरोधी धार्मिक व्याख्याओं में से किसी एक को चुनने का अधिकार किसे मिल गया? अकबर को मिल गया। इसका मतलब धार्मिक क्षेत्र में भी अकबर कुछ विशेष अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करने लगा, जैसा कि बहुत से विद्वानों ने ऐसा कहा भी ये बात कि अकबर राजनीतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि धार्मिक क्षेत्र में भी अपने आप को सर्वे सर्वा बनाने का प्रयास कर रहा है। तो वही महजर है। तो आप वो भी जान गए महजर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूर्यवंश का हिंदू प्रधानमंत्री हेमू या हेमचंद इसको बोलते हैं, पहले रेवाड़ी बाजार में नमक बेचता था, एक व्यापारी था, एक बनिया था। उसने 24 लड़ाइयों में 22 लड़ाइयां जीती थी। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? हुआ क्या था? ऐसे तो आपका आंसर पहले जान जाइए। आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सही तो यही, हुमायूं को हराने के उपलक्ष्य में, अकबर को हराने के उपलक्ष्य में। तो हुमायूं मतलब ही नहीं है, अकबर को हराया नहीं था। तो इसमें आपका जो आंसर है पहले तो वही हो गया कि आपका आंसर क्या है। तो आपका आंसर हो गया पहला ए। लेकिन हुआ क्या था अब आप ये जान जाइए। जब हुमायूं की डेथ हुई सीढ़ियों से गिर करके, दिन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर 1556 में, अकबर उसमें पंजाब में था, कलानौर में। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। तो पंजाब में उसका तुरंत राज्याभिषेक कर दिया गया। लेकिन जब तक वो दिल्ली पहुंचता उसके पहले ही आदिल शाह सूर का सेनापति हेमू दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली पहुंचकर उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। वहां पर दिल्ली का जो किलेदार था, सुरक्षा करने का था तारदी, वो भाग गया। तो ऐसी स्थिति में जब उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, उसी समय उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी जो आपका दिया हुआ। अब आप केवल रटे नहीं कि आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानिए हुआ क्या था। इसी के बाद फिर अब स्वाभाविक है कि अभी अकबर पहुंचा नहीं, उसके पहले आदिल शाह सूर पहुंच गया। इसके पहले सूरों का सत्ता था ही, आप जान रहे हैं। इसके पहले सूरों से सत्ता हुमायूं ने छीनी थी 2 युद्धों में, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद के युद्ध में जो 1555 में लड़ा गया था, जो मई जून में। अब 5 ही 6 महीने बाद हुमायूं दुर्भाग्यशाली था, जनवरी में उसकी डेथ हो गई 56 में। दुर्भाग्यशाली साबित हुआ कि एक तो बार बार रहाई 40 से लेकर 55 तक सत्ता से बाहर रहा, सूरों की सत्ता थी, और वापस पाया भी मच्छीवाड़ा और सरहिंद को जीत करके, तो एक कसे हादसे में एक तरह से मौत हो गई। और अभी उसके पुत्र को सत्ता मिल पाती दिल्ली की, उसके पहले हेमू पहुंच गया, तो उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। इसी के बाद अब स्वाभाविक है दोनों के बीच में युद्ध होना था। इसी के बाद पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था आपका 1556 में, हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें कि हेमू जीते जीते हार गया था और फिलहाल उसके बाद सत्ता अकबर को मिल गई थी। तो एक बाधा फिर आई थी। तो फिलहाल आपका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां, तो अभी जो शेर खां हमने कहा था आपके शेर खां, फरीद खां उसका मूल नाम था, वो भी आपके सामने आ गया, अच्छी बात है। तो फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी, तो ठीक है, एक शेर मारने के उसमें, तो सीधे सीधे आप इसमें आंसर ही है गया, जिसका नाम है बहार खां नुहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर खां पे कभी चर्चा और होगी तो उसमें देखा जाएगा। अकबर के नौरत्नों में एक बीरबल किस अभियान के समय में मारे गए थे? चलिए, अकबर के जो नौरत्न है उसकी चर्चा होगी अभी जब हम लोग थर्ड फोर्स उसमें आएंगे, जब साहित्य विद्वान स्थापत आदि में। फिलहाल अभी हम लोग देखा जाए तो अकबर के समय में देखिए कई विद्रोह हुए, उनमें से एटलीस्ट आपको दो विद्रोह जानना ही जानना चाहिए। एक यही जो आपका क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, अकबर के समय में
उज्बेकों का विद्रोह हुआ, अकबर के समय में मिर्जावर का विद्रोह हुआ, अकबर के समय में बंगाल में बाबा शाह काकशाल का विद्रोह हुआ, बिहार में मासूम काबली का विद्रोह हुआ। तो उसको टोडरमल ने दबाया था। बंगाल बिहार के क्वेश्चन कभी कभी तीसरा क्वेश्चन कह दीजिए तो वो आ जाता है, बंगाल बिहार विद्रोह को दबाने का श्रेय टोडरमल को है। उसके बाद यूसुफ जाहियों या अफगान बलूचियों का जो विद्रोह हुआ था उसको दबाया था बीरबल ने। इसका तो पहले आप आंसर लिख लीजिए, यूसुफ जाहियों के विद्रोह को। ठीक, इसको किसने दबाया था और उसको इस विद्रोह को दबाने में ही बीरबल की मृत्यु हुई थी। तो एक तो ये जरूरी है, और सबसे जरूरी किसी भी जगह पे आपको हमेशा पढ़ते समय एक स्मार्टनेस क्या चाहिए होता है कि शुरुआती कौन कौन सी चीजें एक प्रायोरिटी बेस पर इंपॉर्टेंट है। जिसे हम कहें, मान लीजिए हेडिंग पढ़ गया अकबर के समय का विद्रोह, हम भले सब पढ़ जाए लेकिन पहले दो क्वेश्चन जो बनने लायक है, वो पहला क्वेश्चन क्या है, सलीम का विद्रोह। अकबर के शासन के अंतिम समय में सलीम, वही जहांगीर, इलाहाबाद में स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने लगा। अकबर ने उसको समझाने के लिए वही अबुल फजल को भेजा, जो हमने पीछे चर्चा किया था, लेकिन सलीम ने वीर सिंह बुंदला से अबुल फजल की हत्या करवा दी। हालांकि उसके एक ही साल बाद अकबर की मृत्यु हो गई, सलीम शासक भी बन गया। तो ऐसी स्थिति में ये एक विद्रोह पहला आपको जानना चाहिए। दूसरा में ये जानना चाहिए आपको किस विद्रोह को दबाने में, और तीसरा अगर कहीं कुछ थोड़ा लगा इंपॉर्टेंट है तो बंगाल बिहार के विद्रोह को किसने दबाया था, यहाँ विद्रोह किसने किया था। उसके बाद मिर्जावर का भी विद्रोह है, अब उज्बेकों का भी विद्रोह है, चलेगा, आप जान गए तभी ठीक है, वो बात की बात हो गई। लेकिन अगर हेडिंग पढ़ा ये कि विद्रोह, तो कम से कम ये 2 या 3 जरूर जानना चाहिए। तो इसी तरह से हर जगह पर पहले जो 2 3 4 होते हैं उनको जानना ही चाहिए। हुमायूं के हाथ से सत्ता गई तो कौन से 2 युद्ध थे, चौसा और कन्नौज या बिलग्राम, जिसको गंगा का युद्ध कहते हैं। हुमायूं को वापस सत्ता मिली तो कौन सा युद्ध था, वो मच्छीवाड़ा और सरहिंद। एमएस याद कर लीजिए, मास्टर सर्जरी कर दिया, मास्टर ऑफ सर्जरी मान लीजिए, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध, हुमायूं को सत्ता वापस मिल गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा कथन असत्य है। तो पहला तो आप इस पे ध्यान रखिए, सॉरी, असत्य बताना है। खैर इसमें कूट नहीं है तो कोई असुविधा नहीं है, बस आप देखिए, अकबर द्वारा बनाई गई इमारत पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। खैर स्थापत्य से जुड़ा हुआ मामला हो गया, क्योंकि अकबर से था इसलिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये सही है। दूसरा है, अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध, अभी हमने बोला भी था, हल्का सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। अकबर को जिंदा पीर, पहले तो आपका आंसर यही सी हो गया। अकबर को जिंदा पीर नहीं कहते हैं, जिंदा पीर कहते हैं औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते हैं, औरंगजेब को शाही दरवेश, शाही दरवेश का मतलब होता है शाह के भेष में एक फकीर, दरवेश का मतलब, और जिंदा पीर मतलब जीवित ही एक पीर, जीवित संत। क्योंकि औरंगजेब बहुत इस्लाम का अक्षरशः पालन करता था, 5 समय की नमाज पढ़ना और एक एक चीज इस्लाम संबंधित है, इसलिए उसको कहते थे कि जिंदा ही पीर है, जिंदा ही संत है। तो जिंदा पीर, और ये आपका आंसर हो गया। अनवर सुहेली ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी अनुवाद बिल्कुल सही है, फारसी में अनुवाद है, इसका अरबी में भी अनुवाद हुआ था कलीलावाद दीना नाम से, पीछे आप क्वेश्चन लगाए होंगे, आप पीछे पलटिएगा मिल जाएगा आपको पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद। तो इसका आपका आंसर यही हो गया, जिंदा पीर। अब यहां पे अगर थोड़ी सी बात, हालांकि वो पॉइंट तो नहीं है, हमने अभी आपसे कहा था कि अकबर के समय में विस्तार का एक दौर शुरू हुआ। देखिए बाबर और हुमायूं की तक तो स्थिति ऊपर नीचे होती रही। बाबर 4 साल रहा, 4 साल युद्ध में व्यस्त रहा और 30 में उसकी डेथ हो गई। फिर बिल्कुल बहुत व्यवस्थित सत्ता या बहुत भरा पूरा खजाना के साथ या सब कुछ अच्छा अच्छा उसने हुमायूं को दिया नहीं। फिर भी हुमायूं ने 7-8 साल तक सफलता ही हासिल की, 1530 से लेकर 38 तक। उसके बाद 39 में वो शेरशाह से युद्धों में फंसा वो और बाहर हो गया फिर सत्ता से 15 साल के लिए। तो फिर वापस आया, तब तक डेथ हो गई, तुरंत अचानक सीढ़ियों से गिर करके। अकबर बैठा तो पानीपत का सामना करना पड़ गया। फिलहाल जब अकबर अब स्थायी रूप से सत्ता में आ गया तो मुगलों के विस्तार का एक दौर शुरू हुआ, न केवल उत्तर भारत बल्कि दक्षिण में भी उसने कई अभियान, खानदेश हो गया, अहमदनगर हो गया, असीरगढ़ हो गया, अभियान किया था। तो ऐसी स्थिति में अकबर ने राजपूतों के प्रति एक नीति घोषित किया था, जिसमें कि एक पॉइंट था कि जो लोग स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करना चाहते हो या वैवाहिक संबंधों के इच्छुक हो, वो उनको मुगल वंशधारी में ले लिया जाएगा, उनको सम्मान किया जाएगा। तो उसी के तहत पहला शासक था आमेर का भारमल अथवा बिहारी मल। कछवाहा कौन था? आमेर का भारमल अथवा बिहारी मल। इसी ने अपनी पुत्री का, इसकी पुत्री
थी, उसका नाम, उनका नाम है मरियम उज्जमानी। या हरखा बाई। जब अकबर जा रहा था अजमेर में चिश्ती की दरगाह पर, तो रास्ते में ये मिलते हैं और वही जो उनका एक पॉइंट था उसको, उसके आधार पर उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे अकबर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और इन्हीं से सलीम पैदा हुआ था। इसलिए कहते हैं कि पहला मुगल बादशाह, राजपूत मां से उत्पन्न पहला मुगल बादशाह तो वही जहांगीर था या सलीम था। तो ये आपका ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? हल्की से भी चर्चा हुई थी फिर भी। तो 1575 में इबादत खाना का मतलब हो गया प्रार्थना भवन। इबादत खाना मतलब प्रार्थना भवन। देखिए एक्चुअली में क्या था, अकबर को धार्मिक मामलों में बहुत रुचि थी, वो नई नई चीजों को जानना चाहता था। इन्हीं उद्देश्य से उसने 1575 में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में प्रार्थना भवन, जिसको इबादत खाना कहते हैं, उसका निर्माण कराया और उसने प्रारंभ में केवल मुस्लिम विद्वानों उलेमाओं को वहां पे आमंत्रित किया इबादत खाने में। 1575 में जब ये हुआ तो धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए, डिबेट करने के लिए उसने बुलाया किया। लेकिन अकबर ने देखा कि लोग आपस में ही आपस में विचार विमर्श करते करते उलझ जाया करते थे, लड़ जाया करते थे। तो अकबर ने क्या तय किया कि अन्य धर्म के लोगों को भी आमंत्रित किया। वही जो उसने अन्य धर्म के लोगों को आमंत्रित किया, तो वही 1578 में यही इबादत खाना जो है, यही जो है इबादत खाना, इसको धर्म संसद में तब परिवर्तित कर दिया। धर्म संसद में, धर्म संसद मतलब अब उसमें हर धर्म के लोग को उसने आमंत्रित किया। जैसे हिंदू धर्म से संबंधित पुरुषोत्तम और देवी, जैसे पारसी से दस्तूर मेहर जी राणा, जैसे जैन धर्म से संबंधित है जिन चंद सूरी और हरिविजय सूरी, ठीक है, और आपका ईसाई धर्म से संबंधित फादर एका विवा और मुंसेरात जैसे लोग। तो ऐसी स्थिति में अकबर ने उसको धर्म संबंधित, तो उसी के बाद आप देखिए 1579 में, ये भी क्रोनोलॉजी आता है, ध्यान रखिएगा। 1575 इबादत खाना, ये ध्यान रखना है आपको। इसका निर्माण कब हुआ था? 1575 में। 1578 में यही बन गया धर्म संसद। 1579 में अभी आपने पढ़ा महजर, 1582 में दीन इलाही। इस 4-5 में से अभी ये सेट जगह है, जगहों की पहचान, ये स्मार्टनेस है, और वो आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बताते हैं। इसलिए बहुत समय व्यतीत करना चाहिए, कम से कम पिछले 7-8 साल का, जब से कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है। हम नहीं कहेंगे आप पिछले 20 साल का लगाएं, लेकिन 7-8 साल के पेपर्स को विधिवत इस तरीके से लगाएं, केवल क्वेश्चन नहीं, ट्रेंड को समझे, कहां से क्वेश्चन आ रहा है, और उन जगहों को बिल्कुल निचोड़ दे, बिल्कुल उसका पूरा सर्जरी कर दीजिए। तो ये अब जगह इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी तरह से चाहिए, इंडिविजुअल पूछ रहा है, चाहे वो क्रोनोलॉजी पूछ देगा, चाहे वो क्या कहां क्या है, कि उसका क्या अर्थ है, धीरे धीरे सब कुछ सामने आपके आ ही रहा है। तो अब देखा जाए, राज परिवार के इस्तेमाल की गई मस्जिद नहीं, अकबर का निजी प्रार्थना का, चलिए वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों को अकबर चर्चा करता था। देखिए आंसर सही है, हालांकि इसमें हम विभिन्न धर्म अभी उचित नहीं होगा, ये विभिन्न धर्म तब उचित हो जाएगा जब 1578 में वो उसको धर्म संसद में परिवर्तित कर देगा। फिलहाल विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ फिलहाल हम कह सकते हैं कि धार्मिक परिचर्चाएं करता था वह इबादत खाना में, लेकिन अभी पहले वो केवल मुस्लिम धर्माचार्यों और विद्वानों को उसने आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। लिखित युग में उसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, किसके समय में हुआ था? तो खनवा का युद्ध, आप अभी सही है, बिल्कुल इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, आप जान रहे हैं खनवा का युद्ध, अभी आप पढ़े राणा सांगा। हुमायूं के समय में चौसा का युद्ध, अभी आप पढ़े हैं, बिल्कुल सही है, शेरशाह से अभी पढ़े भी हैं। अकबर हल्दी घाटी के युद्ध भी पढ़े हैं। इसका मतलब यही आंसर होगा, आप नहीं जान रहे हैं तब भी, नहीं जान रहे हैं तब भी, ये एक्चुअली में शाहजहां के समय का है। तो अगर आप नहीं भी जान रहे हैं, तो चूंकि ये 3 जान रहे हैं, श्योर शॉर्ट जान रहे हैं, खनवा में भी चर्चा आ गया, चौसा भी आ गया, हल्दी घाटी, खनवा आप पढ़ ही रहे हैं 1527, चौसा 1539, हल्दी घाटी को 1576, तीनों अभी जान गए, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने मिनट का हो गया टाइम? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए वो अब सेम पीछे का ही है, अब केवल क्रोनोलॉजी के रूप में पूछ दिया, कोई समस्या ही नहीं है, आपको जानना भर है। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था?
तीसरा युद्ध है, ध्यान रखिएगा क्रम में। अगर बाबर समय देखा जाए 1526 पानीपत, 1527 खनवा, 1528 चंदेरी, 1529 घाघरा। इसका मतलब घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। किससे? मेदिनी राय से। वो भी जानना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस केवल वही जान के चले गए आगे। खनुआ का युद्ध तो आप अभी जान ही रहे हैं। खनुआ का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। रासांगा से आप पीछे पड़ चुके हैं। चौसा का युद्ध अभी आप पढ़े हैं, 1539 अकबर सॉरी हुमायूं और शेर खां के बीच में। और सामूगढ़ का युद्ध, ये भी आप अभी, हमको लग रहा है शायद ये क्वेश्चन रिपीट सा दिख रहा है हमें, शायद कुछ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पीछे था। सामूगढ़ का युद्ध उसको हमने बता ही दिया था, कुछ मिलता जुलता रहा होगा। तो बहादुरपुर का युद्ध, थरमत का युद्ध और फिर सामूगढ़ का युद्ध। इस युद्ध के बाद औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक, सामूगढ़ के बाद फिर खंजवा का युद्ध, जिसमें शुजा को हराता है औरंगजेब, सत्ता तो मिली चुकी होती है। और देवराई जो अंतिम संघर्ष था पुनः उसका दारा शिकोह से, उसके बाद दारा को पकड़ा गया, उसको यातनाएं देकर मार दिया गया और उसके बाद औरंगजेब ने दोबारा राज्याभिषेक किया, इसलिए औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो सामूगढ़ का युद्ध सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा, ये करीब करीब 1558-59 की बात होगी, 59 के आसपास की बात होगी, 58-59 कह लीजिए। तो हमको तो क्रॉनॉलॉजी देखना है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 27 में जो आपका ये है, हो जाएगा 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4, 2 1 3 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज अब इतना ही देखा जाए, उसके बाद थोड़ा सा आज लंबा हो गया इसलिए 10 ही क्वेश्चन हो पाए, एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो गया था, लेकिन वो ठीक है, वो फायदे की बात है, केवल आंसर नहीं जानना हम लोगों को। तो कल नेक्स्ट सेशन में ही आपके इसके आगे हम लोग और आगे बढ़ा जाएगा और बारी बारी से 5-6 सेट में आप पूरा मुगल अच्छे से ऐसे ही समझ करके खत्म हो जाएगा। हमें लगता है आपको बहुत लाभ भी होगा अगर आप प्रॉपर वे में वाकई में केवल रट्टा वाले नहीं है, केवल जल्दीबाजी वाले नहीं है, सीरियस कैंडिडेट है, तो इस तरह से आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। और आपको लाभ मिले या और औरों को भी लाभ मिले तो आप इसको शेयर करिए ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सके। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।